नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। बिहार और उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे भी जीत का मंत्र दिया और इशारों में बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चलता और इस खेल से मत हासिल नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना काम जारी रखना है और बंगाल की जनता वहां की सरकार को जवाब देगी। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीधे इस बात का संदेश की तैयारी पूरी रखनी है। एक उत्साह से भरे इस वक्त वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बिहार में डटकर वो लगे रहे, जीत दिलाई और प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि अब लड़ाई आगे बंगाल की है, इसलिए उत्साह बनाए रखना है और साथ ही साथ ममता सरकार पर भी निशाना साधा। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम खान दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आशिका सिंह कोलकाता से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं और शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले अमिताभ, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके का टारगेट सेट किया गया है बीजेपी की तरफ से 200 का बंगाल में, उसको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? और बिहार का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ और जो जीत हासिल हुई है बीजेपी को, वो कितना उत्साह बढ़ा रही होगी? देखिए, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है बंगाल में इतना आसान भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ग्रास रूट तक, ज़मीनी स्तर तक तृणमूल और तृणमूल के लोग मौजूद हैं। और जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, चाहे पहले उन्होंने लेफ्ट का मास्क पहना हो, उसके पहले कांग्रेस का मास्क पहना हो, वही जो एलिमेंट्स होते हैं वही नया मास्क लगाकर, तृणमूल का मास्क लगाकर हिंसा पर उतारू रहते हैं, वही बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक फैले हैं। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल होगा सुदूर गाँव तक पहुँच के उन सब को टैकल करना। उन सब बूथ स्तर पर जो जिस तरह से वामपंथी बूथ कैप्चरिंग करते थे, अगर लंबी कतारें लगी रहती थी और हो सकता है जो जेन्युइन वोटर है वोट करने नहीं आ पाते थे और शाम में वोटिंग बंद हो जाती थी, तो कई तरह से जो साइंटिफिक तरीके से जिसको वामपंथियों की रिगिंग कहते थे वो चलता था। तो अब धीरे धीरे अब ईवीएम्स आ गई हैं। अब सरकार, हो सकता है कि अब वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज रहे, इन सब पे कंट्रोल रहे। लेकिन इस हिंसा पर अगले एक साल में प्रधानमंत्री ने सीधा संकेत दे दिया है कि अब हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वो हिंसा करेंगे, जवाब जनता देगी। तो अब फोकस सीधा है कि अब बंगाल में हिंसा को रोकना है और उस को रोकने के लिए बीजेपी और बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंकेंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद इसका ऐलान करके जता दिया है कि बीजेपी का शीर्ष आला कमान और शीर्ष नेतृत्व इसके पीछे अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है अमिताभ जी, रहिए आप हमारे साथ। शेष नारायण जी, अगर विधानसभा लोकसभा मिला दें तो 2011 में 4% बीजेपी का वोट शेयर था,
16 में 17%, 2014 की लोकसभा में 17% और 2019 की लोकसभा में 39%। ये किस तरफ इशारा दे रही है? ये इस तरफ इशारा दे रही है कि 39% पे 18 सीटें लाए थे वो, और 39% पे अगर डायरेक्ट कंटेस्ट है तब तो फिर लड़ाई होती है, जैसा कि बंगाल में हुआ। अगर ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो जाएगा तो 39% पे नरेंद्र मोदी ने स्वीप किया है भारत को। तो वो एक स्वीप की, अच्छा तो 39% ही तो नहीं रहेगा, कोई बढ़ाएंगे भी, वो तो कर ही रहे हैं। उनका एडवांटेज ये है कि जैसे कांग्रेस से अन्य पार्टियां जो हैं वो दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं यहाँ लुटियंस बंगलो जोन में और ट्वीट करती हैं और सारी लड़ाई वहीं हो जाती है। इनका ये है कि ये वहाँ ग्राउंड पे, अब विजय वर्गीय वहाँ लगा दिए गए हैं, और वहाँ आपको त्रिपुरा का मालूम है, त्रिपुरा का तो मानिक सरकार बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, और वहाँ एक उनका नेता जो गया था वो 2-2.5 साल वहीं रहे, वो खाना खाने लगे, वो पसंद करने लगे, वहाँ की बोली भाषा सीख गए। तो इनके इस तरह से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इनका टोटल कंसोलिडेशन जो है, इनको मालूम है कि मुसलमान को वोट नहीं देने जा रहा, तुष्टीकरण का खेल करेंगे। और बंगाल का जो आम आदमी है वो राजनीतिक हत्याओं से, हिंसा से बहुत परेशान रहता है, उसको एड्रेस करेंगे और ये मैसेज देंगे कि भैया हम राजनीतिक हिंसा बंद करेंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। तो मुसलमानों का भी, आपने ओवैसी को सुना, ओवैसी साहब अगर वहां लड़ने गए, अगर वो 5% भी वोट ले लेते हैं तो 5% वोट, एक वोट वो ममता बनर्जी वाले खाते से कटेगा। तो उसके बाद तो स्वीप करेंगे 39-40% पे, ये है। और 200 अमित शाह कह रहे हैं, हमें लगता है तकल्लुफ में कह रहे हैं, अगर ये रणनीति चल गई। और दूसरा एक बहुत दिलचस्प बात, वहां पे ऐसे लाखों लोग हैं जो इनको नागरिकता नहीं मिली हुई है, जो सीए पास हुआ है उसके तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो वो इनके वोटर होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो दलित वर्ग है, जो बंगाल से रिफ्यूजी आए हैं, उसमें बहुत सारे मतुआ हैं, बहुत सारे लोगों को तो दंडकारण वगैरह में ले जाके बसा दिया गया था, लेकिन बंगाल में भी तमाम पड़े हुए हैं जो आते रहते हैं। तो वो सारे कंसोलिडेशन होगा। और दूसरा, बिना भद्रलोक के आप बंगाल में, चाहे आप कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े, चाहे आप ईस्ट इंडिया कंपनी को हो, चाहे ब्रिटिश इंडिया के हों, और चाहे आप तृणमूल के हों, भद्रलोक को एड्रेस करना होगा। इन्होंने भद्रलोक के सिंबल जो है वहां पे, काली मंदिर में गए वहाँ अमित शाह, तो उन्होंने मैसेज अपनी इसी, हालांकि बहुत यात्रा वात्रा नहीं कर रहे हैं, वो दे दिया। और अजय चक्रवर्ती के यहाँ गए, और अगर अजय चक्रवर्ती को वो एक क्या नाम उनका, माननीय लता मंगेशकर को और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल सकता है, तो अजय चक्रवर्ती को भारत रत्न अगर दे दिया तो भद्रलोक को तो एड्रेस कर दिया। तो ये सारे खेल होने जा रहे हैं, इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, और मोदी ने एजेंडा फिक्स कर दिया कि राजनीतिक हिंसा नहीं करेंगे और तुष्टीकरण नहीं करेंगे। ठीक है, शेषनाथ जी रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर ममता सत्ता में आई, लेकिन टीएमसी की सरकार बनने के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बंगाल का इतिहास देखें तो 70-72 हजार लोगों की हत्या करके लेफ्ट पार्टी वहां पर कई साल शासन की, लेकिन उसी के खिलाफ लड़कर ममता बनर्जी जी ने अपनी सरकार बनाई। और जितना लेफ्ट का मवाली गुंडा ग्रुप था, उस सब ने अभी टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, और वही हरकतें टीएमसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति और आम जनता के प्रति की जा रही है। आशिका, यानी बीजेपी की तरफ से एक चीज तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि राजनीतिक हत्याएं जो हो रही हैं बंगाल में, उसको एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश में है बीजेपी। क्या वहां के लोग इसे मुद्दा समझते हैं, इस बात से परेशान है और चाह रहे हैं कि फिलहाल कम से कम राजनीतिक हत्याएं तो ना हो, ऐसी सरकार आए? बिल्कुल, बीजेपी लगातार राजनीतिक हत्याओं को लेकर के मुखर है, सड़क पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, एक भी मौका नहीं छोड़ रही है इस पर आवाज़ उठाने की। मैं कोलकाता के जद्दू बाबू बाजार में हूँ। यहाँ पर बंगाली जो हैं उनके खून में राजनीति रचती बसती है। यहाँ तस्वीरें आपको दिखाऊं कि सुबह का वक्त है और अखबार जो है लोग पढ़ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि राजनीतिक हिंसा बहुत हो रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बीजेपी के, टीएमसी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? बीजेपी को जीत मिल पाएगी क्या? বিজেপি কি এখানে জিততে পারবে যেভাবে রাজনৈতিক হিংসা হচ্ছে এখানে? সেটা কি করে বলবো আমি, আমার তো বলার নেই। आप ये बताइए कि राजनीतिक हिंसा जो इतनी बढ़ रही है उसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए यहाँ पे तो ममता दी का राज चल रहा है। अभी बीजेपी का हवा उठ रहा है, देखना है क्या है। आवाज़ ये है कि ममता दीदी का राज चल रहा है, पर बीजेपी की हवा जो है वो मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिंसा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, जिसको बीजेपी जो है वो आगे बढ़ा रही है। राजनीतिक हिंसा का दौर ऐसा चल रहा है कि टीएमसी के जो गुट हैं ठीक वो है, भी एहतशाम का लगातार रुख कर आपस में लेते हैं, वो भिड़ दिल्ली में ही मौजूद हैं। एहतशाम, देखिए यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, कमर कस लिया गया है बीजेपी की तरफ से और राजनीतिक हत्याएं एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही साथ साइलेंट वोटर, क्या यहाँ पर भी वो करिश्मा कर पाएंगे जो बिहार में करिश्मा हमने देखा? देखिए, मैं इस वक्त वहीं खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री ने वेस्ट बंगाल के बारे में अपनी बातें कही थी और जनता को एक संदेश देने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से उनकी पार्टी वहां काम करेगी। और उसका एक आप झलक देख सकते हैं कि यहां पर अब लोगों का आना जाना, ख़ासतौर पर जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनका आना जाना बढ़ गया है और यहाँ पर चीज़ें भी बिकने लगी हैं। तो इससे जो पहले नहीं था, तो इससे ये लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश भरने की कोशिश की गई है और एक चुनावी रणनीति के तहत काम शुरू हो गया है बीजेपी की तरफ से। जहां तक जो आपने सवाल किया था, जो खामोश वोटर्स होते हैं उनके तरफ ज़रूर प्रधानमंत्री ने एक इशारा किया है कि जो मौत का खेल खेल रहे लोग, आराम तौर पर जो हिंसा हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में, उसको ख़त्म करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। अब देखना है कि वोटर को वो कितना अपील करता है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें होंगी जब कोई वोटर वोट देने जाता है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने टोन सेट किया है उससे ये साफ है कि जो राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में आमतौर पर देखी जाती है वो एक बड़ा मुद्दा होगा और उसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। ठीक है, तो शाम रही आप हमारे साथ। देखिए, बीजेपी ने पिछले हफ्ते ही अपने मिशन बंगाल का शंखनाद कर दिया था जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल सरकार के अत्याचार के आगे नहीं झुकने वाले। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर। देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ना बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अमिताभ जी, आपने देखिए अमित शाह से बात की और उनसे जब आपने ये सवाल पूछा कि क्या कोई चेहरा बंगाल में होगा, तय किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्या ये संकेत है कि जिस तरीके से मोदी के चेहरे पर बिहार में सफलता हासिल की गई, मोदी के ही चेहरे पर बंगाल में जीत दर्ज कराई जाए? देखिए, 2 चीज़ें होते हैं। अगर राज्य की पूरी सत्ताधारी पार्टी से लड़ना है, खासकर जहां राजनीतिक हिंसा हो रही हो, अगर स्थानीय नेता उस कद का नहीं हो तो हर पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी पहले ही सुनिश्चित कर लेती है अपनी, पहले अगर कमज़ोर नेता का नाम अगर विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है तो। इसलिए अगर त्रिपुरा में शेष नारायण सर ने बात की थी, त्रिपुरा में भी कम से कम 3 से 4 दशकों का कम्युनिस्टों का शासन था और इस बार बीजेपी ने उखाड़ फेंका। और जिसके बाद भी मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम नेताओं ने मेहनत की, संघ के नेताओं ने मेहनत की वहां पर और एक जातियों को मिलाया, ट्राइबल पार्टीज के साथ समझौता किया, उसके बाद वहां पर यह मेहनत रंग लाई थी। वैसे ही बंगाल में धीरे धीरे अब दरवाजे खोल रही है पार्टी। बाहर के नेता जो मजबूत हैं, जो तृणमूल की नीतियों से नाराज हैं, वो पार्टी में अंदर आने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा और ब्रांड बिहार में बिका है, साइलेंट वोटर्स उनके नाम पर वोट दे रहे हैं, तो एक बार फिर से ब्रांड नरेंद्र मोदी पर ही दांव लगाया जाएगा। और अगर अब वक्त कम बचता है तो मुझे नहीं लगता है पार्टी चेहरे का ऐलान करेगी, क्योंकि आपसी खींचतान भी बढ़ती है और ब्रांड मोदी अगर वहां होते हैं तो शायद साइलेंट वोटर और ज्यादा खुलकर सामने वोट करेगा आकर। ठीक है, अमिताभ जी रहिए आप हमारे साथ। देखिए, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार को सबक सिखाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बाई इलेक्शंस कई राज्यों में हुए, उसमें बीजेपी को काफी कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल में आगे चुनाव है, वहां पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद इसका जिक्र किया। क्या पश्चिम बंगाल पहली बार बीजेपी वो किला फतह कर पाएगी? देश में किसी ने नहीं सोचा था कि 370 धारा खत्म होगा, एक देश एक कानून होगा। देश ने किसी नहीं सोचा था राम मंदिर होगा, आज राम मंदिर भी हो रहा है। और जब बिहार का रिजल्ट और पूरे देश में बाइपोल, ये बाइपोल का रिजल्ट, गुजरात में कांग्रेस का थुपरा साफ, मध्य प्रदेश में थुपरा साफ, मणिपुर में हमें मिला, हमें तेलंगाना में मिला, कर्नाटक में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, और बिहार की जीत, बाइपोल की जीत और बिहार की जीत तो केवल झांकी है, अगली बारी बंगाल की है। लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है कि जो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी। देखिए, मोदी को करने की क्या जरूरत है? करेगी वो जनता जो बटन दबाएगी ईवीएम का कमल छाप पे। यहाँ कोई कुश्ती थोड़े ही लड़ना है। वो जनता पूरे दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत के अंदर जो लोकतंत्र की दुहाई हम पूरे दुनिया में देते हैं, ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, वही काम तो कर रही है ममता बनर्जी। पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना। मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है, और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहां बंद हो गया है, लोग आईसीयू में जी रहे हैं। और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा, ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा, क्यों मोदी है तो मुमकिन है। शेष नायर जी, जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सामने आए तो उन्होंने कहा साइलेंट वोटर, उन्होंने करिश्मा किया बिहार में। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस साइलेंट वोटर का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जिनमें महिलाओं का श्रेय सबसे ज्यादा दिया, क्या वही श्रेय बंगाल में भी होगा? महिलाएं ही जीत दर्ज कराएंगी या मुस्लिम फैक्टर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा? 17% मुस्लिम मतदाता हैं, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 17% तो ओवरऑल है, कुछ कंस्टिट्यूंसीज में मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, उनके खिलाफ जो देखिए गणित समझिए, 43.6% वोट उनको मिला था ममता बनर्जी को पिछले लोकसभा चुनाव में, और 40% के करीब इनको 3% का डिफरेंस तो है। और जो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का मिला दीजिए तो 12% होता है, वो उसी के आसपास रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कम होंगे। सबसे क्रूशियल होगा कि इनका जब अभियान चलेगा, सीए के खिलाफ जो लोग हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, तमाम चीजें जो होंगी, तो मुसलमान बड़ी संख्या में जो सब ममता के साथ हैं, वो सारे तो नहीं, लेकिन अगर 6-7% भी ओवैसी ले गए तो फिर खेल हो गया। फिर तो अब बिहार में आपने देख लिया जिस तरह से उन्होंने किया है। भाई 20 सीटें तो लड़े थे, 5 जीते हैं, लेकिन पूरे बिहार में उनकी अपील थी। तो एक फैक्टर ये होगा। दूसरा फैक्टर ये होगा कि जो 12% वोट सीपीएम और कांग्रेस के पास हैं, जो कि कांग्रेस कुछ काम तो कर नहीं रही, तो सीपीएम वालों से बात करिए तो वो कहते हैं वो काम करने ही नहीं दे रहे, वो मार देती है कार्यकर्ता को। तो अपने वहां पे जान बचाना राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और अब तो टिकट का सीजन है, 4-5 महीने तो इलेक्शन है, मई में तो रिजल्ट आ जाएगा ना। तो वो आपस में, आप देखा तृणमूल वाले आपस में ही मारकाट कर रहे हैं। तो वहां पे हिंसा वहां की चुनावी राजनीति का स्थायी भाव है या डेली की राजनीति का स्थायी भाव है। तो सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए, ममता के गुंडों से जान बचाने के लिए, कम्युनिस्ट लोग जिनको किसी ये अपने वो माननीय आपके नेता लोग, इनके बीजेपी वाले, वो अभी 2-3 लोगों का नाम बयान आपने दिलाया, ये लोग मैटर नहीं करते वहां। लेकिन ये है कि वो लोग भी, कम्युनिस्ट भी इनके बीजेपी के शरण में आ रहे हैं वर्कर ग्राउंड लेवल पे, कि भैया जान तो बचेगी, इनके साथ रहेंगे, क्योंकि झुंड इनके साथ है, ताकत इनके साथ है। तो कुल मिला के वहां पे सीधा
अगर डायरेक्ट इनका कंटेस्ट हुआ लोकसभा में, दो राय नहीं है, 3% का डिफरेंस ऑफ वोट है, और 3% में अगर इन्होंने थोड़ा बढ़ा लिया, 22% बढ़ाया था पिछली बार से, ध्यान रखिएगा, तो अगर इन्होंने 2.5% घटा लिया, उनका 2-2.5% घट गया और ओवैसी आ गया, तो हो गया खेल, तब तो स्वीप है भाई। इसलिए इस तरह से विचार करो। ठीक है, ये तो सारे ये जो गणित बैठाया, जो समीकरण आपने समझाया, जरा ये समझ लेते हैं आशिका का रुख करके कि आशिका वहां की जनता क्या कह रही है। जिस तरीके से बीजेपी वहां पर तमाम मुद्दे, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक हत्याओं का मुद्दा हो, इन्हें किस तरीके से बंगाल की जनता ले रही है? जी देखिए अर्पिता, लगातार ये जो राजनीतिक हिंसा का मामला है, इसको लेकर के आरोप लगते रहे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी आंदोलन कर रही है, लोग भी साथ दे रहे हैं, बड़ी संख्या में जब भी रैली होती है राजनीतिक हिंसा को लेकर के लोग शामिल होते हैं, और फिलहाल यही सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से लगातार बीजेपी की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही यहाँ पर चुनाव किया जाए। ठीक है, एहतशाम का भी रुख कर लेते हैं। एहतशाम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए तो इस बात को कहने कि बिहार में जो हुआ बड़ी जीत मिली, उन कार्यकर्ताओं का शुक्रिया, लेकिन एक तीर से दो निशाने साध दिए और इशारा दे दिया कि कार्यकर्ताओं को रहना है तैयार, क्योंकि ये बंगाल का चुनाव। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह, आप क्योंकि वहां पर ही मौजूद हैं, उनमें दिखा, और किस तरीके की रणनीति अब बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, जैसे जैसे बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन भी मैं यहीं पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद था, और उस दिन भी लोग बिहार की बात कम और बंगाल की बात ज़्यादा कर रहे थे। तो अमित शाह का जो विज़िट था वेस्ट बंगाल का, वहीं से ये बात शुरू हो गई थी कि अब वेस्ट बंगाल के ऊपर निशाना साधना है। और जब प्रधानमंत्री ने ये बात चुनाव पूरी तरह से जीतने के बाद, बिहार चुनाव जीतने के बाद ये बात कही, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है कि अब वो वेस्ट बंगाल के लिए काम करना शुरू कर दें, और वो दिख भी रहा है। ठीक है, तो शाम रही आप हमारे साथ। देखिए, एक और पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं अब सीएम ममता खुद अपने घर में भी घिरती नजर आ रही हैं, और खबर ये कि एक दिन पहले ममता सरकार के 4 बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक से किनारा कर लिया, जिनमें परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। और यही नहीं, खबर ये भी कि परिवहन मंत्री ने नंदीग्राम में एक सभा भी की, और सभा के मंच पर सीएम ममता बनर्जी का एक भी पोस्टर लगा नहीं दिखाई दिया। सभा में बोलते हुए परिवहन मंत्री ने इशारों में सीएम ममता पर नंदीग्राम में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आशिका, ये 4 मंत्री देखिए अब नहीं, या क्या ये माना जाए कि ये बागी तेवर हैं, और इसको किस तरीके से ममता देख रही है, और कितना बड़ा झटका ये ममता के लिए? बिल्कुल, परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी बहुत बड़ा नाम है, बड़ा विकेट है, अगर गिरता है तो ममता के लिए बहुत जो है ये बड़ी हार होगी। कई महीनों से पिछले लगातार शुवेंदु जो है वो कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुए, साथ ही 3 और मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं और भी जो नेता हैं टीएमसी के, वो भी बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। शीलभद्र दत्ता एमएलए हैं, वो कह चुके हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। शुवेंदु की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि युद्ध के मैदान में मिलते हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि मुझे किसी ने बनाया नहीं है और ना मुझे किसी की ज़रूरत है। तो ये जो बगावती तेवर है शुवेंदु के, कहीं ना कहीं लगातार पिछले कई महीनों से ये बात होती रही है कि शुवेंदु बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी है। हालांकि बीजेपी जब भी पूछो तो ये कहती है कि हमसे कोई बात तो नहीं हुई है अभी तक, पर शुवेंदु अधिकारी के जो तेवर हैं वो साफ हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि उनके घर के जो भेदी हैं वही लंका ढा दें। बिल्कुल, आशा कर रही है आप हमारे साथ। हाल ही में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शुवेंदु अधिकारी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। भी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ शुवेंदु अधिकारी। मेरे मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई, ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफ़ी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे।
तो अमिताभ जी, जैसा आशिका कह रही थी कि घर का भेदी क्या लंका ढाएगा? देखिए, काफ़ी हैं जो तृणमूल और ममता बनर्जी की नीतियों से थोड़े परेशान हैं और कई सीनियर मंत्री भी उसमें शामिल हैं। कई लोग तो तृणमूल को छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हुए हैं पिछले 2 सालों में। तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने खुलकर भले ही ना कहा हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उनके मैसेंजर, उनके दूत की तरह वहाँ काम कर रहे हैं और कई नेताओं से संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आएंगे, जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है उस पर बीजेपी जरूर चलेगी। और जैसे अर्जुन सिंह आकर अपनी सीट जीत कर जा रहे हैं, कई ऐसे नेता जो तृणमूल में थे और दबंग थे, अपनी सीट जीतने की काबिलियत रखते थे, वो लोकसभा में बीजेपी में आज जीत कर गए। तो मुझे लगता है विनेबिलिटी क्राइटेरिया बीजेपी के मन में होगा और आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे कैंडिडेट्स को शायद बीजेपी तरजीह जरूर देगी। ठीक, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो भी अपने दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। दिल्ली में पीएम मोदी के विजय ऐलान के बाद बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। और खबर यह है कि दिवाली और छठ के बीच 16 नवंबर को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इस बात का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि 16 नवंबर को ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर पटना से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास सभी जीते विधायकों की लिस्ट लेकर राजभवन पहुंचे हैं, जो वो राज्यपाल को सौंपेंगे। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन के समय पीएम मोदी ने गरीबों की जो मदद की, उसकी वजह से लोगों ने एनडीए को चुना। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात से इनकार नहीं किया कि जब नतीजे आ रहे थे तो 2-3 सीटों से पीछे रहने का भी डर था, लेकिन लोगों से मिले प्यार की वजह से चुनाव जीतने का भरोसा भी था। देवेंद्र जी, कितना टफ ये था। तीसरी बार जो है नीतीश कुमार सीएम बन चुके थे, चौथी बार के लिए था और खासकर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, जैसे एंटी इनकम्बेंसी थी वैसे प्रो इनकम्बेंसी भी थी। विशेष रूप से लॉकडाउन के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आम आदमी को, गरीबों को मदद की, उसके चलते गरीबों के मन में मोदी जी के प्रति और उसके कारण एनडीए के प्रति एक श्रद्धा थी और उसी का वोट में परिवर्तन होते हुए हमने देखा और उसी के कारण हमको विजय भी मिला। लेकिन जिस तरीके से खास करके इस चुनाव नतीजे में 12 बजे रात तक कुछ सीटें ऐसी रहीं जो ऊपर नीचे होती रही, एक तनाव की स्थिति थी एज अ प्रभारी की, या कॉन्फिडेंस था कि सीट हमारी निकलेगी? ये तनाव भी जरूर था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आगे पीछे होता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे सामने 2 एक्सपीरियंस थे। पिछले बार मध्य प्रदेश में जीतते जीतते थोड़े से हार गए, या कर्नाटक में भी जीतते जीतते 2-3 सीटें कम पड़ गई, तो इसलिए मन में थोड़ा सा एक शंका तो होती है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, पर साथ में कॉन्फिडेंस भी था कि जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया था तो ये लग रहा था कि हम जीतेंगे। तेजस्वी ने टफ फाइट दी, क्योंकि तेजस्वी की एज के हिसाब से हो या कोई टॉप लीडरशिप उस तरीके से नहीं थी उसके साथ, फिर भी एक टफ फाइट मानते हैं कि वहाँ पर हुई? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक फाइट दी। उन्होंने इस बार पोस्टर पर से लालू जी को हटाकर अपना जो बैगेज है उसको दूर करने की कोशिश की, अपने आप को एक युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस उन्होंने तैयार किया। तो स्ट्रैटेजिकली वो सही थे, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी की हिस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से लोग भूले नहीं थे, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी को सफलता नहीं मिली। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।